बिना कैबिनेट की मीटिंग करे हुए उनको पेपर भेज दिया कि इस पर साइन कर देना, सुबह इमरजेंसी लग रही है। वो मुर्मू जी नहीं की हैं। मुर्मू की जीत क्यों क्रांतिकारी? राष्ट्रपति चुनाव में एनडीए की ओर से उम्मीदवार बनाए जाने के बाद से द्रौपदी मुर्मू को लेकर देश भर में चर्चा हो रही है। 21 जुलाई को जब द्रौपदी मुर्मू भारी अंतर से विपक्ष की उम्मीदवार यशवंत सिन्हा को हरा चुकी हैं, तो आजाद हिंदुस्तान के इतिहास में एक नया इतिहास भी रचा गया है और इस जीत को एक क्रांति के रूप में देखा जाने लगा है। आखिर क्यों? नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। आज इसी सवाल को लेकर न्यूज 18 यूपी उत्तराखंड एक बड़ी चर्चा करने जा रहा है और इस चर्चा में हम अपने मेहमानों से पूछेंगे कि आखिरी पायदान पर खड़े समाज से निकलकर देश के सर्वोच्च पद के लिए एक आदिवासी महिला का चुना जाना आखिर क्या संदेश देता है। क्या प्रधानमंत्री मोदी सबका साथ सबका विकास की जो बात करते थे वो यही है? पहले टर्म में दलित समाज से राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया गया और देश भर ने उन्हें राष्ट्रपति पद पर बैठाया और अब आदिवासी समाज से एक महिला को उम्मीदवार बनाकर सबके सहयोग से महामहिम के पद के लिए चुनने का काम किया गया। क्या यह बड़े बदलाव की तस्वीर है? क्या मुर्मू को चुना जाना एक क्रांतिकारी कदम है? इसी सवाल पर हम चर्चा करेंगे और इसके लिए स्टूडियो में पूरा गेस्ट पैनल भी जुड़ चुका है। जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए। राजनीतिक विशेषज्ञ शिवम त्यागी हमारे साथ हैं, कांग्रेस नेता दीपक झा हमारे साथ जुड़ चुके हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव हमारे साथ हैं, सुभासपा के प्रवक्ता दयाराम भार्गव भी हमारे साथ हैं और थोड़ी देर में दिल्ली यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर गीता भट्ट भी हमें ज्वाइन करेंगी और स्टूडियो में मौजूद जनता जनार्दन भी हमारे साथ है और आज सवाल पूछेगी, चर्चा में शामिल भी होगी। इन सभी सवालों को हम चर्चा में लेकर आएंगे, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट देखते हैं। 64 साल की द्रौपदी मुर्मू आदिवासी गांव से महामहिम बनने का सफर तय किया। राष्ट्रपति चुनाव में 64% वोट के साथ जीतकर इतिहास रच दिया। लोकतंत्र की जननी, भारत में लोकतंत्र की परंपराओं के निर्वहन का अनूठा उदाहरण पेश किया जा रहा है। आजाद हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार कोई आदिवासी महिला राष्ट्रपति पद के लिए चुनी गई। मुर्मू को न सिर्फ एनडीए का समर्थन मिला, बल्कि विपक्ष के 17 सांसद और 104 विधायकों ने मुर्मू को अपना वोट दिया। ऐसे में ये चर्चा शुरू हो गई कि क्या द्रौपदी मुर्मू की जीत एक क्रांति है? ये सवाल इसलिए क्योंकि एक ऐसी महिला को देश ने राष्ट्रपति चुना जिनकी जिंदगी में संघर्षों का लंबा इतिहास रहा। द्रौपदी मुर्मू देश में आखिरी पायदान पर खड़े आदिवासी समाज से आती हैं। ओडिशा के उस क्षेत्र से आती हैं जो पिछड़ा हुआ है। जहां बिजली का तो मैं जब मंत्री बनी 2000 से 2004, उस टाइम मैंने अपने गांव में बिजली लाई। गरीबी में पली बड़ी मुर्मू की जिंदगी में कई मोड़ आए। बेटे और पति की मौत के बाद डिप्रेशन में चली गई थी, लेकिन अपनी इच्छा शक्ति से हर मुश्किल को पार कर लिया। राष्ट्रपति चुनाव में भी कुल 4701 वैध वोट में से द्रौपदी मुर्मू को 2824 वोट मिले। इन वोटों की वैल्यू 6,76,803 है, जबकि यशवंत सिन्हा को 1,877 वोट मिले, जिनके वैल्यू 3,80,177 रही। एक और जहां यशवंत सिन्हा का 3 राज्यों में खाता तक नहीं खुला, तो वहीं मुर्मू के चेहरे पर क्रॉस वोटिंग हुई और द्रौपदी मुर्मू ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की। मैं सर्विस तो की थी एक क्लरिकल के रूप में। जो प्रॉब्लम हुआ फिर मैं नौकरी छोड़ दी। जो बच्चे बड़े हो गए फिर मैं सर्विस करने के लिए प्रयास की। आज मैं पार्षद से एनडीए के सहयोग से राष्ट्रपति बनने जा रही हूँ। इस जीत के बाद सत्ता पक्ष का दावा है कि ये सबका साथ सबका विकास है। दलित राष्ट्रपति के बाद आदिवासी राष्ट्रपति का चुना जाना ऐतिहासिक है। एक ऐसे समाज से जो हमारे दूरस्थ क्षेत्रों में रहने वाला समाज है, वनवासी, आदिवासी और जनजाति क्षेत्रों से वो आती हैं और उनके राष्ट्रपति बनने से निश्चित रूप से एक बड़े वर्ग और समाज में देश के लोकतंत्र पर, देश के संविधान पर आस्था और मजबूत होगी। तो ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर में द्रौपदी मुर्मू की जीत क्रांतिकारी क्यों है?
इस चर्चा में जनता के बीच इसी सवाल का जवाब खोजेंगे। तो सवाल यही है कि आखिर मुर्मू की जीत क्यों है क्रांतिकारी, आखिर क्यों इसको ऐतिहासिक कहा जा रहा है। इसका जवाब हम लेंगे एक एक करके अपने सभी पैनलिस्ट से। शुरुआत शिवम त्यागी से करते हैं और 60 सेकंड में खुलकर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले 60 सेकंड के अंदर सभी पैनलिस्ट अपनी बात रखें। सबसे पहले शिवम त्यागी, कैसे ऐतिहासिक है, भारत के लिए इतनी बड़ी बात कैसे है ये? मुझे लगता है कि इस देश को सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस देश का विचार है एकता, हर किसी के लिए समानता, यही हमारा संविधान कहता है और इसी चीज को हम मानते हैं। महत्वपूर्ण यहां पर बात यह भी है कि एक दलित जनजाति से आने वाली महिला जो कि इस देश की राष्ट्रपति बनी, जिस तरीके से आदिवासी लोगों के साथ तमाम तरह की परेशानियां इस देश में रही हैं, उनको मुख्य धारा में लेकर आना ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। उसका छोटा सा एग्जांपल मैं आपको सिर्फ इस तरीके से दूंगा कि झारखंड में जब वो गवर्नर थी तो जब एक बिल लाया गया तो उसके लिए जब वो मुर्मू जी के पास पहुंचा तो उन्होंने उसको रोकते हुए कहा कि ये कहीं ना कहीं आदिवासियों के लिए सही नहीं है, विरोध में है। मेरा मानना है कि हर एक जाति, धर्म, संप्रदाय और हर सोसाइटी में से जब रिप्रेजेंटेशन सत्ता में होता है, उसके केंद्र में होता है, एक महिला इतनी दूर से आई हुई इसके केंद्र में अगर है तो ये मेरे देश के लिए गौरव की बात है, क्योंकि आपने पैसे वाले और बहुत बड़े 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 परिवार वाले और तमाम लोगों को तो राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री बनते देखा है, लेकिन ये नया भारत है और नए भारत की यही तस्वीर है। ठीक है, 60 सेकंड पूरे। दीपक झा जी, क्या आप इस बात से सहमत हैं? देखिए, अब राष्ट्रपति पद के ऊपर जो इलेक्टेड हो चुके हैं उस पर कमेंट करना वो मेरे ख्याल से संवैधानिक नहीं होगा, लेकिन अभी वो शपथ नहीं ली है, ये भी ध्यान देना पड़ेगा। आज स्थिति क्या है, भाजपा ने, उनके पास बहुमत है, सबको पता था कि राष्ट्रपति चुनी जाएंगी और इनका चुना जाना तय है। विपक्ष ने अपना कैंडिडेट खड़ा किया, वो अलग बात है, लेकिन आप इस मुद्दे को राजनीति और दलित और आदिवासी से करके जोड़ते हैं। आप कहीं ना कहीं समाज को बांटने का काम करते हैं। जब चुनाव आता है, नरेंद्र मोदी जी कहते हैं मैं पिछड़ा वर्ग का हूं, और राष्ट्रपति का चुनाव हुआ तो आप सिंबॉलिक तौर पे कहते हैं तो इस प्रतीकात्मक है, कुछ नहीं है। आप उन लोगों को क्या मेन स्ट्रीम में लेके आए कि नहीं लेके आए जो अभी भी जंगलों में रहते हैं? मुर्मू जी क्या उन मेन स्ट्रीम के लोगों को जो जंगलों में रहते हैं उनके लिए कुछ किया? राज्यपाल रही, मंत्री रही, विधायक रही, कुछ किया गया? देश जानना चाहते हैं। आपने कुछ नहीं किया। आपने सिर्फ दलित के नाम पे, आपने सिर्फ आदिवासी के नाम पे कि मैं इस कैटेगरी से बिलोंग करता हूं, मैं अब आगे हूं तो आपका भला हो जाएगा। 60 सेकंड पूरे, विस्तार से हम चर्चा करेंगे। विधायक, मंत्री और लगातार गवर्नर बन सकता है। शिवम जी, पूरा मौका मिलेगा, पूरा मौका मिलेगा। एक एक बार सब लोग बात रख लें। धर्मेंद्र यादव जी, मुर्मू की जीत क्यों क्रांतिकारी मानते हैं? भारतीय जनता पार्टी की जो राजनीतिक सोच है वो देश को बांटने वाली है, और इनकी सोच इससे पता चलती है कि देश के प्रथम नागरिक जो भारत के राष्ट्रपति होते हैं उनमें भी इन्होंने जाति और धर्म घुसेड़ने का पूरा प्रयास किया है और एक परसेप्शन बिल्डिंग बना करके जनता को गुमराह करने का प्रयास किया है। फिर भी मैं अपनी तरफ से भारत गणराज्य की 15वीं राष्ट्रपति बनने के लिए मुर्मू जी को बधाई देता हूं और इस आशा और विश्वास के साथ देता हूं कि जिन्होंने अपनी राजनीतिक कैरियर 1997 में शुरुआत किया था पार्षद से और आज देश की राष्ट्रपति बन गई हैं, अपने गांव में, पैतृक गांव बिजली पहुंचाने का काम करेंगी। जो आदिवासियों के साथ 2 जनवरी 2006 को घटना हुई थी, 13 आदिवासियों को गोली से भून दिया गया था और वो उस सरकार की मंत्री थी, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं बोला था, उनको भी न्याय देने का काम करेंगी। इसके अलावा मेरे सामने मेरे देश के युवा बैठे हैं, देश के प्रथम नागरिक के बारे में जानने का इनका भी हक है, उनसे सवाल पूछने का इनका भी हक है। मुझे विश्वास है कि कम से कम वो प्रेस के सामने आके अपनी नीतियों, अपनी इच्छाओं को बताएंगी, देश के लोग जानेंगे इस बात। ठीक है, 60 सेकंड पूरे। दयाराम जी, ये बताइए कि सुबह सपा ने द्रौपदी मुर्मू जी का समर्थन इसलिए किया क्योंकि सपा ने आपको नहीं बुलाया, उस मीटिंग में आपको नहीं पूछा गया, या फिर वैचारिक रूप से आप उनके साथ हैं? आस्था जी, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के नेता आदरणीय ओम प्रकाश राजभर जी जिस वर्ग की बातें करते हैं, जिस वर्ग को लेकर के हम उत्तर प्रदेश में राजनीति करते हैं, पिछड़े, दलित, माइनॉरिटी, आदिवासी की बात करते हैं, पहली बार देश के प्रथम महिला के लिए अगर ये बात आई है तो सोचने का विषय सभी पार्टियों का था। हमारे भाई सपा के बैठे हैं, कांग्रेस के बैठे हैं, आप बताइए जो सबसे कमजोर वर्ग का तबका का हो, अगर उसका नंबर आया तो क्या हम लोगों को साथ देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? जनता जनार्दन साथ में है। उसके साथ में आपने देखा होगा हमारे सहयोगी समाजवादी पार्टी से माननीय अखिलेश यादव जी ने नहीं बुलाया, वोट हमारे पास 6 है, आप नहीं बुलाएंगे तो वोट तो हमें देना है। उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री, देश के गृह मंत्री ने बुलाया, आदरणीय नेता ओम प्रकाश राजभर के, हमने सहमति दी। कम से कम हम खुशकिस्मत हैं कि ऐसे राष्ट्रपति को हमारे विधायकों ने वोट दे करके उनको देश के प्रथम नागरिक पर बैठाने का काम। ठीक है, 60 सेकंड पूरे।
रुक करेंगे प्रोफेसर गीता भट्ट जी का 60 सेकंड में। प्रोफेसर गीता, आप ये बताइए कि हम चर्चा कर रहे हैं कि द्रौपदी मुर्मू जी की जीत क्रांतिकारी है, आप इस बात से सहमत है? क्या राय है आपकी? 60 सेकंड। देखिए, मुर्मू जी का राष्ट्रपति के पद पर बैठना क्रांतिकारी इसलिए है क्योंकि मुर्मू जी जिस जनजातीय समाज से आती हैं, आज जब वह देश के प्रथम नागरिक की कुर्सी पर बैठ रही हैं, तो उनके और जो आज ये बात तय हो गई कि प्रथम नागरिक और जो समाज की पंक्ति में आखिरी व्यक्ति खड़ा है, उसके बीच की जो दूरी थी उसे पाट लिया गया है। और यही कारण है कि यह एक बड़ा ही क्रांतिकारी निर्णय है। साथ ही यह भी एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि आज जब हम 75वां आज़ादी का महोत्सव मना रहे हैं, ऐसे समय में मुर्मू जी का देश के राष्ट्रपति के पद पर बैठना अपने आप में एक गौरवान्वित करने वाला निर्णय। ठीक है गीता जी, 60 सेकंड पूरे और अब हम इस डिबेट को ओपन करने जा रहे हैं। और सवाल सबसे पहले शिवम त्यागी आपसे यही कि राष्ट्रपति चुनाव के बहाने आपने विपक्ष के खेमे में सेंध लगा दी है, क्रॉस वोटिंग जमकर हुई है। क्रॉस वोटिंग इसलिए हुई क्योंकि उनको पता था, उनकी अंतरात्मा जाग गई। यशवंत सिन्हा जी ने कहा तो था कि भाई जब आपकी अंतरात्मा जाग जाए तब वोट करना, तो इतने सारे विधायकों की अंतरात्मा जाग गई, उन्होंने सबने क्रॉस वोटिंग कर दी। मुझे लगता है कि अगर इनको थोड़ा सा भी इस बात का सम्मान होता तो इनको कैंडिडेट ही नहीं देना चाहिए था। आप मुझे एक चीज बताइए, इनके अलग अलग तर्क हैं। मेरे दीपक झा जी ने मेरे बराबर में खड़े हैं, वो कहते हैं उन्होंने कुछ किया ही नहीं। बिना किए आदमी कैसे विधायक बन जाता है, कैसे मंत्री बन जाता है? एक महिला जो जनजातीय समाज से, जो वहां से निकल कर आए जहां तक मतलब आज तक विकास नहीं पहुंचा, क्योंकि मेरे बराबर वाले भाई ने ही कहा कि वहां तक बिजली नहीं पहुंची, बावजूद उनके बीच में से एक महिला स्ट्रगल करके लड़के इस देश में सबसे पहले मंत्री बनी उड़ीसा में, फिर उसके बाद झारखंड की राज्यपाल बनी और आज इस देश के राष्ट्रपति। ये कहते हैं उन्होंने कुछ किया ही नहीं, पता नहीं कैसी सोच है। उसके बाद वो कहते हैं सिंबॉलिक राजनीति। मुझे बताइए शिवम, ये द्रौपदी मुर्मू का समर्थन था या बीजेपी के उम्मीदवार का? किसका? ये जो क्रॉस वोटिंग हुई है, तो यहाँ समर्थन द्रौपदी मुर्मू का था या बीजेपी के उम्मीदवार का? मुझे लगता है इसको दोनों ही तरीके से लेना चाहिए। इनके पास जो भी थोड़े बहुत एमएलएज और एमपीज हैं, वो भी जाने का समय आ गया है। वो तो इनको तय करना चाहिए कि इतना प्रेशर के बाद भी हालात इतने बताइए दीपक झा, विपक्ष के खेमे में सेंधमारी हो गई है, अंतरात्मा की आवाज कहा जा रहा है, लेकिन आपने इस एंगल पे सोचा है कि ये भाजपा के उम्मीदवार का समर्थन है कि द्रौपदी मुर्मू? नरेंद्र मोदी जी और भाजपा के समर्थक और भाजपा के प्रवक्ता और विश्लेषक जो हैं, ये कहें कि ये भाजपा के कैंडिडेट थे और देश में जो राष्ट्रपति है वो भाजपा का राष्ट्रपति है। क्या ये कहेंगे इस बात को? आज अगर ये कहेंगे तो फिर मैं इस पे आऊंगा बात को। आज द्रौपदी मुर्मू जी देश की राष्ट्रपति सदस्य। बात बताइए, आप लोग भी चाहते हैं कि अंतिम पायदान पर जो है उसको मौका मिलना चाहिए, आज मौका मिल रहा है तो फिर विरोध क्यों? विरोध नहीं है, तो पहले और अंतिम पायदान पे सिर्फ गांधी परिवार ही है, दलित उसे ही चाहते हैं, उसके आगे नहीं चाहते। दलित व्यक्ति पहले भी देश के उप राष्ट्रपति बन चुके हैं, डॉक्टर के आर नारायणन पहले भी इस देश के राष्ट्रपति बन चुके। तो आज मुद्दा ये नहीं है कि आप दलित को बना रहे हो कि आदिवासी को बना रहे हो। आज मुद्दा ये होना चाहिए कि दलित वाकई में कहां पहुंचा, दलित ने दलित के लिए कुछ किया क्या, या आपने ऊपर बैठ के मलाई खा रहे हो। और वैसे एक बात और बता देता हूं आप लोगों की जानकारी के लिए, मीनाक्षी लेखी जी कह रहे हैं हम प्रधानमंत्री का चुनाव कर रहे हैं, बधाई दे रहे हैं कि मुर्मू जी प्रधानमंत्री बन जाएंगे। आपने वो वीडियो देखा होगा, नहीं देखा होगा तो मैं सुना देता हूँ कि देश कंफ्यूज में राहुल गांधी की तो हर रोज फिसलती है, फिर तो ये देश हंसता ही रहेगा। देखिए हम किसी राजनेता की जबान फिसलने की बात नहीं करेंगे, क्योंकि देखिए उसकी लिस्ट बहुत लंबी हो जाएगी। नहीं डिबेट चलने दीजिए, भटकाइए मत। हर पार्टी के बहुत नेताओं की लिस्ट है जिनकी जबान फिसली होगी, उस पर हम चर्चा करके समय व्यर्थ नहीं करेंगे। गीता जी कुछ ऐड करना चाह रही है, बोले। प्रधानमंत्री के चुनाव में अंतर क्या होता है? एक ऐसे विलक्षण क्षण को आप इतना छोटा बनाने का प्रयास कर रहे हैं, ये बहुत ही दुखद है। ऐसा विलक्षण क्षण जब पूरे आप लगभग 10 करोड़ से ज्यादा जनजातीय समाज है भारत में, और जो विश्व में सबसे बड़ा जनजातीय समाज भारत के अंदर है, ऐसे में लगभग 6 करोड़ से ज्यादा जनजातीय महिलाएं हैं। आप सोचिए उनके लिए एक कितनी जब वो मुर्मू जी की तरफ देखेंगी, वही नहीं देश भर की महिलाओं के लिए ये सिर्फ एक, अगर आप इसे देखें, सामाजिक समरसता या समावेशी होने का ही प्रतीक नहीं है, यह महिला सशक्तिकरण का एक बहुत बड़ा प्रतीक है। और साथ ही कांग्रेस को तो मोहम्मद मुकीम जो आपके उड़ीसा से विधायक आते हैं, उनसे आपको प्रेरणा लेनी चाहिए। एक महिला देश के प्रधानमंत्री, एक महिला देश की राष्ट्रपति बन रही है, वो भी आदिवासी समुदाय से आई हुई। आप विक्टिम कार्ड जैसे वर्ड का इस्तेमाल ही मत करिए। आप धर्मेंद्र यादव ये बताइए कि एक महिला राष्ट्रपति बन रही है, वो भी आदिवासी समुदाय से आई हुई, आपको तो साथ देना चाहिए था, आपने साथ देने में मदद क्यों नहीं करी? आप तो सर्व समाज की बात करते हैं, समाज के हर वर्ग की बात करते हैं। पहले महिला राष्ट्रपति रह चुकी हैं,
क्योंकि आप लोग युवा हो, आपको जानना ज़्यादा जरूरी है, हम लोग तो चलो कोई बात नहीं। जिनकी बातें कर रहे हैं द्रौपदी मुर्मू जी, इनके दादा सरपंच थे जिसको हम प्रधान कहते हैं। 1979 जब मेरा जन्म भी नहीं हुआ था तो मुर्मू जी सरकारी नौकरी करती थी। आप मुझे बताओ अपने गांव में देख के, मेरे गांव में उसमें कोई महिला नौकरी नहीं करती थी, वो उस समय नौकरी करती थी। उसके बाद 1997 में वो पार्षद बनी, फिर जाकर के 2000 में विधायक और मंत्री बनी, उसके बाद वो राज्यपाल बनी, फिर जाकर राष्ट्रपति बनी। गांव में बिजली नहीं पहुंची। आज आदिवासियों को काम करने के लिए उनको इतना समय कम पड़ गया, अब राष्ट्रपति बनने के बाद सारा चमत्कार हो जाएगा। जब उत्तर प्रदेश में बुंदेलखंड एक्सप्रेस धस जाता है वो क्रांतिकारी हो जाता है। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पे कोई शौचालय नहीं बनता, वो क्रांतिकारी है भैया। अरे ऐसे क्रांतिकारी मत करो, उनसे पूछो कि उनकी नीति क्या है, वो युवाओं के लिए क्या करेंगी। नहीं, मेरे सवाल का आपने जवाब नहीं दिया। कॉन्फ्रेंस करवा आपने मदद क्यों नहीं करी? भारतीय जनता एक महिला आदिवासी समुदाय से आए हुए राष्ट्रपति बने, उसके लिए आपने मदद क्यों नहीं करी? आप बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की बात, मुझे बता दीजिए, बुंदेलखंड की बात करें, ठीक है, शांत हो जाइए। एक्सप्रेसवे से उतरिए, एक्सप्रेसवे से उतरिए, नहीं तो आपकी गाड़ी डीएल हो जाएगी। धर्मेंद्र यादव, एक्सप्रेसवे से उतरिए, आपकी गाड़ी डीएल हो जाएगी। शिवम त्यागी, शांत हो जाइए, जवाब ले लीजिए। आप लोग हमेशा नुकसान सहते रहोगे, इस बात को जवाब ले लीजिए। शांत हो, महिला है, उनका सम्मान है, देश की प्रथम नागरिक है, उनका मैं सम्मान करता हूं, हाथ जोड़ के सम्मान करता हूं, लेकिन वो करेंगे क्या? सारे पैनलिस्ट का सम्मान करिए, जवाब ले लीजिए, बोलिए शिवम। राष्ट्रपति की चर्चा में बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का शौचालय आ गया, वैसी तो इनकी मानसिकता है। इंपॉर्टेंट बात एक और, इन्होंने बार बार ये प्रेस कॉन्फ्रेंस पे बड़ा प्रेशर है, मतलब इनका मानना है कि जो अच्छा बोलता है, बेहतरीन जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकता है वही राष्ट्रपति होना चाहिए। मोदी जी क्यों नहीं कर देते? मोदी जी अब देखिए ये गलत बात है ना, मोदी जी क्यों नहीं कर देते? इस हिसाब से तो इस देश के राष्ट्रपति कुमार विश्वास को बना दीजिए, उनसे बेहतर तो कोई बोलता ही नहीं। अगर यही बात, अगर बोलना ही कला है फिर तो बहुत बीच में पीछे से बैकग्राउंड म्यूजिक नहीं चाहिए। मेरी आवाज अच्छी है। धर्मेंद्र यादव, सब रखिए, देखिए सब रखिए, मैं सबको बराबर का वक्त दे रही हूँ। जयराम जी कितने खामोश खड़े, उनका दूसरी बार अभी नंबर भी नहीं आया। जरूरी नहीं है कि सिर्फ अगर आप बेहतर बोलते हैं तो आप राष्ट्रपति मैंने करने का उदाहरण बताया उनका, उन्होंने क्या किया अभी तक, अब बोलने का। धर्मेंद्र यादव जी, धर्मेंद्र यादव जी, आप रेगुलर पैनलिस्ट हैं, बहुत मौका मिलेगा, 1 घंटे का शो है ये। अच्छा ठीक है, 10 सेकंड बात पूरी कीजिए, फिर पब्लिक बात ये है। तो मसला सिर्फ बोलने भर का नहीं है, अपने समाज के लिए काम करना, जीरो से उठकर यहां तक आना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। आप सब, हम सब कहीं ना कहीं मिडिल क्लास फैमिली या उससे नीचे की फैमिली से आते हैं। स्ट्रगल करके एक इंसान के लिए आम घर जिंदगी चलाना भी अपने आप में बहुत आसान काम नहीं है इस देश में। और अगर एक महिला, आदिवासी महिला राष्ट्रपति बनी है तो सम्मान अगर नहीं कर सकते, कम से कम तो अपमान मत कीजिए। ठीक है, जनता का सवाल, आज चूंकि हम महिलाओं की बात कर रहे हैं, महिला राष्ट्रपति की बात हो रही है, तो महिलाओं से ही हम सवालों की शुरुआत करेंगे कि उनके लिए इसके क्या मायने हैं। द्रौपदी मुर्मू का राष्ट्रपति बनना ये क्रांतिकारी कदम है या वो कुछ पूछना चाहती हैं? जी, क्या नाम है आपका? रूपा भट्टाचार्य नाम है। मैं ये चाहती हूँ, उनको देख के प्रेरणा मिलती है कि हम भी आगे कुछ बने, और बिल्कुल अच्छा से, मतलब इतनी स्ट्रगल करके आए वो, उन्होंने इतनी दुख देखे, इतनी, तब भी इन्होंने हिम्मत नहीं मतलब छोड़े। ये पुरुष समाज जो भी है, जेंट्स लोग अपने आप को सोचते, तो इनको, हमें, हमारे लिए तो बहुत प्राउड है कि बने हैं, कुछ करके दिखाए इन्होंने। ठीक है, ऐतिहासिक है, ऐतिहासिक है। और कोई कुछ सवाल पूछना चाहता है? जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम राज शर्मा है। अगर आज वो इस जीवन आदि मानव, पहले के 70 साल में क्यों नहीं देखा गया ये सारा कुछ जो आप अभी बता रहे हैं कि ये इतना ऊपर तक आई हैं, तो पहले भी सरकारें थी, उनको देखना चाहिए था कि महिला सशक्तिकरण क्यों नहीं हुआ, अभी क्यों हुआ। फिर इस लेवल से आके इस लेवल तक वो लेडी यहाँ तक पहुँची है, जो आज देश में एक मिसाल है सारी भारतीय जो नारी शक्ति है उनके लिए। तो ये एक अच्छा संदेश है कि आज वो इस लेवल से इस लेवल तक पहुँची। ठीक है, सवाल इनका ये है कि अब तक देश में ऐसा क्यों नहीं हुआ। दीपक झा जी, 70 साल तक सरकार आपकी भी रही है, वो कह रहे हैं आज जिस एम्पावरमेंट को महसूस कर पा रहे हैं, कैसा नाम सुन के, ये अब तक देश में क्यों नहीं हुआ? शायद देवी जी, जो भी नाम इनका, सॉरी, इनको शायद नॉलेज नहीं है, पढ़ के नहीं आई है या सुनी नहीं है। पहले भी देश में मुख्यमंत्री दलित हो चुके हैं, मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी भी हो चुकी हैं, जजेस भी हो चुकी हैं सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में, और आज राष्ट्रपति, आप बात करें महिला की, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल देश की राष्ट्रपति बन चुकी हैं। इसलिए मैं कहता हूं, अगर हिंदुस्तान को बनाना है तो आपको इसमें जातिवाद से बचना होगा। जातिवाद का जो जहर मोदी जी घोलते हैं और हमारे आपके दिमाग में चुनाव के टाइम पे डाल देते हैं क्लियर करके। लेकिन आप तो हर समाज की भागीदारी की बात करते हैं ना दीपक झा,
हर समाज की भागीदारी की बात करते हैं। आज जब वो भागीदारी मिल रही देश के सर्वोच्च पद के लिए, आधे लोग तो यहाँ पे आप बैठे, पिछले आंकड़े गिना रहे हैं और कह रहे महिला पहले बन चुकी है। इस देश के लिए एक आदिवासी समुदाय से आई महिला, ये आपको बड़ी बात नहीं लगती? इससे पहले हुआ है कभी ऐसा? आस्था जी, एक रिपोर्ट आई है कि 112 सांसद जो हमारे लोकसभा में निर्वाचित हैं, वो भी सिर्फ आरक्षण की वजह से वो अपने क्षेत्रों में कुछ काम नहीं करते हैं। तो आरक्षण की वजह से जो सांसद वहां पे बैठे हुए हैं, विपक्ष के कितने सांसदों ने क्रॉस वोटिंग की, आप बताइए? विपक्ष के कितने सांसदों ने क्रॉस वोटिंग किया? अरे मैं जो तुम लोगों ने, भाजपा वाले लोगों ने बोल दिया है कि हमने एक महिला को, आदिवासी महिला को आरक्षित करके राष्ट्रपति बना दिया है, स्टैंप राष्ट्रपति बना दिया है। तो ऐसी महिलाओं का अपमान ये लोग कर रहे हैं, राष्ट्रपति पद का अपमान भाजपा कर रही है। मैं आऊंगी आपके पास, शिवम त्यागी इसका जवाब मैं देना चाहता हूं। अगर कोई आदमी बहुत पढ़ा लिखा है तो जरूरी नहीं है वो भी राष्ट्रपति के लिए उपयुक्त है। उसका एग्जाम्पल दूंगा मैं आपको। जब अब ये देखिए, अब ये हो गए, संविधान में भी कहीं नहीं लिखा कि पढ़ा लिखा होना चाहिए कि अनपढ़ होना चाहिए। ये मुद्दा ही नहीं है, ये मुद्दा ही नहीं कि शिक्षित है अशिक्षित है। अपनी भूमिका बांध के जवाब दे रहे हैं। 20 सेकंड दिए मैंने उनको, 20 से 21वां सेकंड नहीं होगा जवाब, क्योंकि मुझे बैकग्राउंड म्यूजिक देने का शौक नहीं है। मैं अपनी बात कर रहा हूं। इस तरह से क्या है ना, आप धर्मेंद्र फिर शिवम त्यागी शुरू हो जाएंगे आपके पीछे, क्योंकि इन्होंने कहा कि वो रबर स्टैम्प जरूरी नहीं है। बहुत पढ़ा लिखा इंसान भी एक बहुत अच्छा राजनेता है, राष्ट्रपति हो सकता है। इस देश में जब इमरजेंसी लगी, उस दौरान इस देश के राष्ट्रपति थे फखरुद्दीन अली, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से पढ़कर आए थे। जब इंदिरा गांधी जी ने बिना कैबिनेट की मीटिंग करे हुए उनको पेपर भेज दिया कि इस पर साइन कर देना, सुबह इमरजेंसी लग रही है, वो घुटनों के बल बैठ गए सरकार के सामने और कर दिया। महत्वपूर्ण बात यह है कि इस देश के लिए बेहतर और भला कौन कर सकता है? हो सकता है वो कम पढ़ा लिखा हो सकता है उसको इंग्लिश बोलनी ना आती हो सकता है उसको कॉन्फ्रेंस ना करनी आती हो सकता है उसको हिंदी भी ढंग से ना आती हो, लेकिन अगर वो बेहतर है और इस देश के लिए बेहतर है तो है। अब ये देखिए बराबर में फिर चालू है। रुक जाइए भैया, दोनों शांत हो जाइए। मेरा सवाल है प्रोफेसर गीता भट्ट से, आप दोनों शांत हो जाइए। प्रोफेसर गीता भट्ट, एक मिनट। दीपक झा जी, दीपक झा जी, सवाल सबके पास सवाल जाना चाहिए। ठीक है, अभी बहुत मौका मिलेगा बोलने का। प्रोफेसर गीता भट्ट जी, मेरा सवाल ये, ओके होल्ड प्लीज, शिवम त्यागी होल्ड। गीता जी, ये बताइए, मोदी जी जिस सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं, क्या द्रौपदी मुर्मू जी का राष्ट्रपति चुना जाना या बनना या ऐसा नाम और चेहरा ढूंढ करके लेकर के आना सबके सामने, क्या ये उसी का हिस्सा है? आपकी राय क्या है? देखिए, बिल्कुल मैं ये समझती हूँ कि इतना इस तरह का एक सोच रखना कि प्रधानमंत्री और सरकार के द्वारा जब ये सोचा गया कि किसको एक राष्ट्रपति के पद पे किसको मनोनीत किया जाए, ऐसे समय में अब जैसे अभी इन्होंने कहा, मुझे बड़ी आपत्ति है इस बात पर कि उन्हें एक स्टैंप बना के, हम सभी जानते हैं कि राष्ट्रपति एक प्रतीकात्मक रूप से जो है एक पद है, लेकिन आप ये देखिए कि उसमें ये तो संविधान में लिखा हुआ है, फिर बोलेंगे कि हमें इनके बयान पे आपत्ति है। अरे गीता जी, आप ही कह रही हैं प्रतीकात्मक है, माला फोटो में बना के रखेंगे राष्ट्रपति को, और आप अपनी बातों में फंस रहे। शांत हो जाइए। प्रतीकात्मक है, उनको प्रतीकात्मक शब्द से आपत्ति है, प्रतीकात्मक शब्द से आपत्ति है, शक्ति कम नहीं होगा। मैं सबको समय दे रही हूँ, सबको समय दे रही हूँ। वन में कोई नहीं बोलेगा, वन में कोई नहीं बोलेगा। ठीक है गीता जी, आपने अपनी बात पूरी कर ली। गीता नहीं, 10 सेकंड दीजिए, 10 सेकंड उसके बाद दायरा कि आप इस मुझे ब्रेक लेना है दीजिए कि जो हाशिए पे खड़ा हुआ समाज है, जब उनकी तरफ देखेगा, जो उन्हें प्रेरणा मिलेगी, जो उनको ऊर्जा मिलेगी उन्हें उस पद पर बैठे हुए, उसका आप अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। ये अपने आप में कितनी बड़ी बात है, इस पर हम सभी को गौरवान्वित। और वाकई जो आंकड़ा आपने सामने रखा कि देश भर में 10 करोड़ से ज्यादा आदिवासी समाज रहता है, जिसकी सीधे तौर पर निगाहें जो हैं वो उठेंगी सरकार के प्रति, और देश के सर्वोच्च पद पर विराजमान किसी ऐसे शख्स को देखेगा तो विश्वास बढ़ेगा। दयाराम जी, आप कुछ कहना चाहते हैं, फिर मुझे ब्रेक लेना है। देखिए आस्था जी, अभी हमारे सारे, चाहे कांग्रेस के साथी हो चाहे हमारे सपा के साथी हों, चुनाव हो गया। 25 जुलाई को जिम्मेवारी निभा लेंगे, उसमें कोई शक नहीं है। कौन कहां है, कैसा है, किस तरह है, यही विपक्ष की भूमिका है। समर्थन आपने द्रौपदी मुर्मू का किया, नेता ओम प्रकाश राजभर, भाई सिक्योरिटी मिली आपको, सपा कह रही है बीजेपी से सेटिंग है। हमेशा सच बोलते हैं। ठीक है, आप सच बोलते हैं, आगे बोलने का सबको मौका मिलेगा। एक छोटे से ब्रेक का यहाँ वक्त है, चर्चा लगातार जारी है, फौरन होंगे हाजिर, कहीं मत जाइएगा।
द्रौपदी मुर्मू जी का धक्का मार के बाहर निकाल दिया गया पहले राष्ट्रपति को। तो आप मुझे बता दीजिए कि दलित राष्ट्रपति हाँ होने के बाद भी उसकी ये दशा रह गई। धर्मेंद्र यादव, सवाल सुनाई दे रहा है मेरा, स्थिति बनेगी, सवाल सुनाई दे रहा है। स्वागत है आप सभी का ब्रेक के बाद और चर्चा लगातार जारी है कि आखिर द्रौपदी मुर्मू का राष्ट्रपति बनना क्यों क्रांतिकारी है, क्यों इसे ऐतिहासिक कहा जा रहा है और क्या इसके पीछे 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव का कोई संदेश या कोई संकेत भी छिपा है क्या। शिवम त्यागी, ये बताइए कि 2024 में जो लोकसभा चुनाव होने जा रहे हैं, राष्ट्रपति चुनाव से एक संदेश ये भी गया कि विपक्ष बिखरा हुआ है और उसमें भाजपा की जो सेंध है वो अच्छी खासी तरह से हो सकती है, हुई है, हालांकि विपक्ष उससे इनकार कर रहा है। पर आपको क्या लग रहा है 2024 के लिए एक बड़ी रणनीति पे काम शुरू हो गया अभी से? देखिए, मुझे लगता है होना ही चाहिए, क्योंकि देश में अगर चुनाव आने वाले हैं तो चुनाव के लिए हर पार्टी को तैयार होना चाहिए। सुसपा पे जो आपने कमेंट किया वो मुझे लगता है सही नहीं है। वो ऐसे भी तो हो सकता है कि आधे इधर आधे उधर बाकी मेरे पीछे, तो वो जहां भी है अच्छा है, उनको जहां बेहतर लगता है होना चाहिए। जहां तक बात 2024 की है, सेंध की अगर आप एक बात करें, अब आप एक बेहतर कैंडिडेट अगर इस देश को देंगे तो जनता उसको मानेगी। कैंडिडेट को अब से 2 साल बाद चुनाव में जाना है, उसको पता है। एक महिला जो जनजाति से आती हैं, जो आदिवासी हैं, जिन्होंने बहुत स्ट्रगल किया और वो आज यहां पर उनको बैठने का गौरव मिल रहा है, तो उनके समर्थन में क्यों ना जाया जाए। अगर इन्होंने भी कोई ऐसे कैंडिडेट या इस तरह का एक बेहतर कैंडिडेट दिया होता जो शायद आखिरी सिरे पर खड़ा हुआ है, तो मुझे लगता है इनके लिए शायद इस तरह से क्रॉस वोटिंग नहीं होती। 22 एमएलए असम से चले गए, 6 चंडीगढ़ छत्तीसगढ़ से चले गए, 10 झारखंड से, 19 मध्य प्रदेश से, 16 महाराष्ट्र से, सबसे ज्यादा वोट जो है वो यूपी से मिले हैं। यूपी से धर्मेंद्र यादव, सबसे ज्यादा वोट यूपी से मिले हैं और सपा में भी क्रॉस वोटिंग हुई है, क्योंकि ओपी राजभर कह चुके हैं कि 7 हमारे थे, हम तो देकर ही आए हैं, जो बचे 5 है वो सपा के हैं। जो किया, देखिए, भारतीय जनता पार्टी के जिन विधायकों ने क्रॉस वोटिंग करी उसके बारे में कोई बात नहीं करता है। शिवम त्यागी जो लिस्ट पढ़ रहे दोबारा पढ़ने बोलेंगे वो नहीं पढ़ पाएंगे। ये कह रहे हैं कि पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, पढ़ा लिखा होना जरूरी नहीं है। इसका मतलब है कि आप लोगों को पढ़ने की जरूरत नहीं है। मैं एक तथ्य आपसे साझा करना चाह रहा हूँ शेड्यूल ट्राइब वुमेन के लिए, ये आपके लिए जानकारी के लिए जरूरी है। 2014 से पहले जो शेड्यूल ट्राइब वुमेन है उनका हायर एजुकेशन में ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो 0.3 था, यानी कि 1000 में 3 महिलाएं ऐसी होती थी शेड्यूल ट्राइब की जो हायर एजुकेशन में दाखिला लेती थी। मोदी जी के आने के बाद 2014 के बाद वो 0.1% हो गया, यानी कि मतलब आपका कहने का मतलब है और गिर गया। अब इस बात को और गिर गया, बिल्कुल गिर गया। ठीक है, इसी का जवाब ले लेते हैं, उसके बाद दीपक झा। आप लोग इस बात को नोट करिएगा, आज के दिन को नोट कर लीजिएगा। जब इनका 5 साल पूरा हो जाएगा मुर्मू जी का, फिर आप इसी डेटा को सर्च करना कि कितना हो गया, उसके बाद मैं मान लूंगा कि इनका विजन, इनका सोच अपने लोगों के लिए कितना है। ठीक है, मोदी जी जब से पीएम बने हैं ट्राइबल एनरोलमेंट शिक्षा में कम हो गया। ज्योतिषाचार्य रख लीजिए, अगर इतना ही इनको बेहतरीन ज्ञान है। नहीं, लेकिन उनके सवाल का जवाब आप दीजिए, उन्होंने एक डेटा रखा है, सुन लीजिए जवाब। आप मोदी भक्त नहीं रहेंगे, हम अभी मोदी भक्त नहीं रहोगे ना। ये देखिए फिर शुरू हो गए, मोदी भक्त नहीं रहोगे। शांत हो जाइए, आप जवाब तो ले लीजिए। मोदी का इंतजार कर रहे हैं दीपक झा, कितने शांत होकर इंतजार कर रहे हैं। सबसे ज्यादा मुश्किल में कांग्रेस है, आपसे ज्यादा बड़ी मुश्किल में कांग्रेस है। देखिए, शांत होकर इंतजार कर रहे हैं। मैं जरा सा पिंच करता हूं और एकदम ये उखड़ जाता है। रुक जाइए भाई, मेरे समय में क्यों बोल रहे हैं, अपने समय में बोलेगा। सी मोदी सरकार गलत है, देश विरोधी है, जाति विरोधी है, धर्म विरोधी है, देश विरोधी है, देश में एम्प्लॉयमेंट की बहुत परेशानी है, पाकिस्तान लगातार हमें परेशान कर रहा है, चाइना हमें परेशान कर रहा है, महंगाई बहुत ज्यादा है, महिला सुरक्षित नहीं है, जनजाति सुरक्षित नहीं है, बीच में लगातार बोलते रहेंगे। लेकिन बावजूद इनके हालात इतने खराब हैं कि सरकार में नहीं आ पा रहे हैं। पैसा गिरता है तो देश गिरता है, मतलब हम कितने बोल रहे हैं, ये भी बोलो। मतलब 100 बात की एक बात, जवाब ये कि सरकार में नहीं, जवाब ये कि सरकार में नहीं है। आप मुझे सुनते वक्त इनको सुनते हैं ना, इतनी दिलचस्पी से इनके नेता को सुना जाता है। ये देखिए लगातार चिल्लाए जा रहे हैं, कोई लाभ नहीं। शांत हो जाइए, सबको बात करने का मौका मिलेगा। शांत हो जाइए, सबको बात करने का मौका मिलेगा। दीपक झा कुछ कह रहे हैं। जिसको मौका मिला हो तो कर रहा है ना। धर्मेंद्र जी शांत। देखिए, शिवम त्यागी जी ने यहाँ पे बोला तो जो बहुत अच्छा बोलता है, और जरूरी नहीं कि प्रधानमंत्री बहुत अच्छा बने या नेता बहुत अच्छा हो। तो इसको साबित कर दिया है नरेंद्र मोदी जी ने। बहुत अच्छा बोलते हैं लेकिन बहुत अच्छे प्रधानमंत्री साबित। राहुल गांधी से अच्छा बोलते हैं। अरे राहुल गांधी लिया दिए ना, राहुल गांधी को लिया दिए ना। लेकिन आप देखिए, महंगाई बताएंगे राहुल गांधी से अच्छा बोलते हैं कि नहीं, अब ये बताइए। कितना भाषण, राहुल गांधी से अच्छा बोलते हैं कि नहीं, ये बताइए। ये देखिए, यहाँ भी नहीं टिके अपनी बात पर। अच्छा ठीक है, शांत हो जाइए आप सभी। पब्लिक का सवाल क्या कह रही थी मैडम, आप नाम बताइए अपना। अरे बिल्कुल बोलते हैं, बिल्कुल बोलते हैं, इसलिए कम झूठ बोलते हो तुम। पद पे खड़े हुए उस पर खड़े हुए व्यक्ति को अगर प्रधानमंत्री राष्ट्रपति बनाया गया है तो उसके लिए, सबके लिए, हम लेडीज के लिए भी एक अच्छी बात है। मैसेज जाता है कि भाई उन्होंने इतनी कठिनाइयां सहन करने के बावजूद वो इस पोस्ट पे पहुंची है और ये सही
वही बात है कि वो विधायक ऐसे नहीं बन गई, उनका वहाँ पे इस तरह मैंडेट होगा तभी तो वो विधायक बनी है। जब भी आज राष्ट्रपति बनी है कुछ काम तो किया ही होगा। आप कह रहे हैं कुछ नहीं किया, ये नहीं तो कुछ ना कुछ किया होगा। जी बताइए, वो कह रही है कि आप उनके संघर्ष को नकार नहीं सकते धर्मेंद्र यादव, कुछ तो किया होगा ना कि एमएलसी रही, विधायक बनी, गवर्नर तक बनी और अब राष्ट्रपति पद तक। एक काम नहीं किया, 4 काम किए होंगे, बता दें। सुन लीजिए, एक बुजुर्ग जी सवाल कर रहे हैं। मैं कांग्रेस और वो एसपी के प्रवक्ता से कहना चाहूंगा, पहले एक बात सुन लीजिए दूसरे की, फिर अपनी बात कीजिए तब हम भी सुन पाएंगे। सवाल सर, सवाल आपका। हाँ, मेरा सवाल ये है कि हमें मुर्मू जी बहुत अच्छी लगी हैं, ये प्राइम मिनिस्टर की चॉइस बहुत ही अच्छी रही है, ऐसा होना चाहिए। आपके कहने का मतलब क्या है कि मतलब क्यों अच्छी लगी है प्राइम मिनिस्टर की चॉइस? देखो जी, लंडन सी इज लंडन लेडी, शी वाज गवर्नर अर्लियर और शी वाज मिनिस्टर और शी केम फ्रॉम ए पुअर फैमिली आल्सो। सारी गुण हैं उनमें और वो सबसे अच्छा सबको समझती है। समाजवादी पार्टी के एक भी विधायक ने क्रॉस वोटिंग नहीं करी है, ये ऐसा आप कह रहे हैं? ओपी राजभर ने तो आपका नाम लिया है, कहा है कि 7 हमारे थे, हम गए 5 सपाए हैं। गठबंधन भी है, अभी से छोड़ दिया, कह रहे हैं हमारे नहीं। कुछ और सवाल, क्या नाम है आपका? 1 मिनट भैया, मेरा नाम मोहित जोशी है। मैं कांग्रेस से और समाजवादी पार्टी से सवाल करूंगा। सवाल यह है कि अगर मुर्मू जी राष्ट्रपति बनी हैं तो आपको क्या चाहिए था कि मनमोहन सिंह जैसी जो रबड़ हमने 10 साल इस देश ने झेला, क्या राष्ट्रपति भी उसी के स्टाइल में रहना चाहिए था? तो मतलब ये रबड़ स्टैंप वाली जो बात आपने कही ना, उन्होंने कहा मनमोहन सिंह क्या थे फिर, बताइए। देखिए, मनमोहन सिंह क्या थे फिर? जो पढ़ा लिखा व्यक्ति होता है ना, कहते हैं ना अधजल गगरी छलकत जाए, कहावत सुनी है आपने? इसका मतलब क्या होता है? जिसको आधा ज्ञान होता है ना बहुत बोलता है। तो अपने देश के जो प्रधानमंत्री हैं बहुत बोलते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि वो अधजल गगरी है। नहीं, मैं बता रहा हूँ, डॉक्टर मनमोहन सिंह के ऊपर जनपद से चलती थी सरकार और मनमोहन सिंह जो थे वो प्रधानमंत्री थे। डॉक्टर मनमोहन सिंह पढ़े लिखे व्यक्ति थे। शांत हो जाइए। अरे आपको गुस्सा आ रहा है ना, क्योंकि अधजल गगरी बोल दिया है। क्या अधजल गगरी छलकत जाए क्या है? मुहावरा है ना। मैं बात करूंगी। इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो? जाके सेवागिरी करना, जाके चमचागिरी करना वहाँ पे। लोग हमसे क्यों लड़ रहे हैं? अरे लोग मैं तो सिर्फ आपको इतना ही कहना चाहता हूँ, जो परम ज्ञानी थे वो मुंबई में आतंकवादी हमले के बाद चुप बैठ गए थे, और जो कम ज्ञानी है वो घर में ठोक के आया जाकर। हम कम ज्ञानी हैं, ये बहुत ज्ञानी है। ऐसे ज्ञानी और सवाल आ रहे हैं भाई, अगर यही बात है तो शांत हो जाइए। और सवाल आ रहे हैं जी, क्या नाम है आपका? हिंदुस्तान में पुलवामा उरी पठानकोट की जांच करवाने के लिए पाकिस्तानियों को यहाँ पे बुलाते हैं। दीपक जी, आपके के लिए सवाल है, सुन लीजिए। अरे बीच में मत बोलो भाई। वेट अ मिनट, लिसन टू मी। सुनिए। कांग्रेस ने राज किया, अराजकता फैलाई। आपने देखिए देश में डर का माहौल था। दिवाली आती थी कि जी बम ब्लास्ट हो जाएंगे, आप घरों में छुप के रहिए, आप ये मत करिए, वो मत करिए। आज दिवाली आती है, लोग खुल के बाहर आते हैं। आपके समय में इस तरह की अराजकता क्यों थी? क्योंकि आप कहीं ना कहीं डरते थे पाकिस्तान हम पे हमला कर। पाकिस्तान की क्या औकात है हम पे हमला कर देगा? वजह क्या है? वजह क्या है? हम ये वाली सरकार तो बम में एक भी आतंकवादी हमला नहीं हुआ है सर। देखिए मेरी बात दिवाली होती थी, डर ये रहता था लोग मार्केट में जाएंगे बम ना फट जाए। अगर वो पढ़े लिखे प्रधानमंत्री थे, हम सम्मान करते हैं उनका, लेकिन 10 साल तक उन्होंने क्या किया? हमारे ऊपर इतने आतंकवादी हमले हुए, हमारे यहाँ लाशों के ढेर बहे, उसका क्या किया उन्होंने? कुछ नहीं किया। आज एक आप करिए, मोदी जी घर में ठोक के आते हैं, ये हमारा, चाहे आप उसको जैसे भी कहिए। बैठिए। तो बताइए, देश सुरक्षित है जब से मोदी जी पीएम बने? कोई आतंकवादी हमला नहीं हुआ है, जनता इस बात को कह रही है। मोदी जी ने देश के अंदर ही पाकिस्तान बना दिया, देश को 2 धड़ों में बांट दिया है, धर्म और जाति में बांट दिया है कि अब आप कब निकलेंगे, अब आपकी कब लिंचिंग हो जाएगी, पाकिस्तान की जरूरत ही नहीं है। मैं आपको 10 घटनाएं बताता हूँ, 10 घटनाएं बता। अक्षरधाम मंदिर हमला भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, पूरा हमला भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, आतंकवाद पर डिबेट नहीं हो रही है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, संसद हमला भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, ऐसे 10 हमले बता दूंगा मैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आतंकवाद पे चर्चा नहीं हो रही है। इनकी सरकार आती है, अरे मेरी बात सुनिए धर्मेंद्र यादव जी, खतरे में आ जाता है। ये इनकी खेती है, इस खेती को जब तक आप समझोगे नहीं, ये इनकी खेती प्लाट करके भेजते हैं। मैंने बताया 10 घटनाएं बताई। धर्मेंद्र जी, मेरा सवाल सुन लीजिए। मायावती जब मुख्यमंत्री बनी, उनके समाज में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ, जागा, ठीक है। मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री बने, उनके समाज में भी एक संचार हुआ। अब द्रौपदी मुर्मू जी अगर राष्ट्रपति बनेंगी तो आपको नहीं लग रहा कि आदिवासी समाज का भला होगा, कल्याण होगा, राजनीतिक मुख्यधारा से जुड़ेगा, उनके भी इश्यूज को कोई एड्रेस करने वाला होगा, ऐसा कॉन्फिडेंस उनके अंदर जागेगा? आप जानते हैं इस तरह के इलाकों से नक्सलाइट की कितनी बड़ी समस्या से हम जूझ रहे हैं। बिल्कुल, आपने जो सवाल पूछा है उनके समस्याओं को एड्रेस करेगा ना, अगर वो नहीं करेगा तो कैसे आगे बढ़ेगा? ये मैं बार बार कह रहा हूं, अगर आपको कैसे पता कि नहीं करेगा? दूसरी बात, आपको कैसे पता नहीं करेगा?
हर बात में हर जवाब स्पेकुलेशन बताइए आप। नहीं करेगा, नहीं होगा, आंकड़ा नहीं आएगा, मुझे बताइए। इसीलिए आपकी पार्टी का 40 साल के इतिहास में नहीं किया तो आज अचानक कैसे कर देंगी? आप कैसे मुझे बताइए, जब 1979 से नहीं किया, 2000 में मंत्री थी, आदिवासी को मार दिया गया गोली से, वो बोली भी नहीं, एक निंदा भी नहीं कर सकी, तो आज कैसे कर देंगी? मुझे बताइए, कैसे कर सकती हैं वो, कैसे कर सकती हैं? अपने समाज के मुद्दों को उठाकर ही यहाँ तक पहुंची है। अरे कहाँ लोअर लेवल की पॉलिटिक्स से उन्होंने शुरुआत की, जनता ने चुना है। शिवम त्यागी, देखिए, खूबसूरती देखने वालों की आंखों में होती है। जब इनके दिमाग में, आंखों में हर जगह है ही काला काला, गलत, नेगेटिव, तो ये बेहतरीन नहीं देख सकते। फिर शुरू हो गए, मतलब 10 सेकंड मैं बता रहा हूँ, इनका 2 मिनट पूरा ये भारतीय जनता पार्टी का मानसिक दिवालियापन है। देश को जहाँ पे खड़ा कर दिया लगाकर आए हैं, आप तिलक लगाकर आए हैं, चित्त शांत होना चाहिए, चित्त शांत होना चाहिए। एक आदिवासी समुदाय से आई हुई एक महिला का समर्थन ना करके आप चूक गए, ऐसा तो नहीं लगता? नहीं। बोलिए दयाराम भार्गव जी, आपने मैं पृथक अपने रहा। साथी भाई को कहना चाहूंगा समाजवादी से, पहली बार जो है अंतिम पायदान में बैठी हुई उस समाज की जिसकी रूपरेखा हम लोग कल्पना भी नहीं कर सकते। या तो हमारे भाई चाहे वो कांग्रेस वाले या सपा वाले हो, मैं कटाक्ष नहीं कर रहा हूं, अगर आदिवासी समाज में आप चले जाएं, समाजवाद आज मैं मेरी बात सुनिए, धर्मेंद्र भाई सुनिए, फूलन देवी का नाम सुना है आपने? सुनिए मैं बता रहा हूँ, सुनिए तो सुनिए, संसद में भेजने का काम समाजवादी मेरे ख्याल से वर्तमान पर बात कर ले तो ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। वर्तमान पर बात कर ले और भविष्य पर ऐसी बात ना करे कि नहीं होगा। सबसे ज्यादा देश में दयनीय अगर है तो आदिवासी समाज है। 1947 से लेके 2022 में फूलन देवी का साथ दिया तो मुर्मू का साथ क्यों नहीं दे रहे हैं, ये बताइए मुझे। वो स्थिति नहीं ठीक है दयाराम जी, पहली बार अगर उस समाज से कोई देश के प्रथम नागरिक का भूमिका निभाने जा रहा है तो समाजवादी साथी कांग्रेस के लोग इसमें भूल गए। मैं इसी पर ये सवाल कर लेती हूँ, अगर आपने फूलन देवी का साथ दिया तो द्रौपदी मुर्मू का साथ क्यों नहीं दिया? मैंने बताया ना, द्रौपदी मुर्मू जी ने कि वो बीजेपी की उम्मीदवार थी, इसलिए कि प्रधानमंत्री मोदी उनको लेकर आए थे। सरकार में मंत्री रहते हुए एक शब्द नहीं बोला, तो हम जानते हैं कि वो आदिवासियों के लिए भी कुछ नहीं कर पाएंगे। भारतीय जनता पार्टी की कुछ नहीं कर पाएंगी, कुछ नहीं होगा। आप ज्योतिषी है, ये बताइए मुझे। आप तो यहाँ पर भविष्यवक्ता बन गए। मैंने बता दिया ना, गीता जी बताइए, कह रहे हैं कि वो आज तक आवाज नहीं उठाई, आगे भी कुछ नहीं कर हो जाएगा, मुझे बता दीजिए। क्या इस बात का कोई मायने नहीं है कि आदिवासी समुदाय से आई हुई एक महिला राष्ट्रपति बन रही है? ये तो भविष्यवक्ता बन के कह रहे हैं कि वो कुछ नहीं कर पाएंगी। बड़े दुख की बात है और डेटा को भी ऐसे कोट नहीं करना चाहिए। अभी आप इन्होंने ही कहा कि जनजातीय समाज से आने जो शिक्षा के क्षेत्र में उनकी संख्या कम हुई है, लेकिन जो सरकारी डेटा है, जो ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो है, वह कुछ और बताता है। वो बताता है कि अगर आप हायर सेकेंडरी का अगर आप डेटा देखें तो वो अपने आप हायर सेकेंडरी नहीं बता, नहीं तो अब सुन तो लीजिए, तो उसमें हायर सेकेंडरी और हायर एजुकेशन में अंतर होता है। उसमें 62% से 76% हुआ है 2012-13 से लेकर 2020 तो उसके अच्छा तो इसमें किसने बड़ा है ये बताइए। हाल ही में सपा प्रवक्ताओं की कोई ट्रेनिंग हुई है क्या? हाल ही में सपा प्रवक्ताओं की कोई ट्रेनिंग हुई है क्या कि किसी को बोलने मत दो? ये बताइए मुझे आप। झूठ के सामने क्यों है? मैं रोज डिबेट करेंगे, आप लोगों को एक नॉन स्टॉप और ब्रेथलेस लेसन दिया गया है। बात पूरी कीजिए। हर फोरम पर करेंगे। देखिए उनकी पीड़ा मैं समझ रही हूँ। उनकी पीड़ा ये है, उनकी पीड़ा ये है कि 44 राजनीतिक दलों ने जो है उन्हें उनका समर्थन किया, और तो और आंध्र प्रदेश जहां की भारतीय जनता पार्टी का कोई विधायक नहीं है, कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं है। दोनों पार्टियों जो वहां की बड़ी विपक्षी पार्टियां टीडीपी और वाईआरएसपी, दोनों ने जो है खुलकर आगे समर्थन किया है। ये अपने आप में आप देखिए समाज में एक जो चेतना है कि एक ऐसी महिला जो कि जिसने इतना संघर्ष किया और एक ऐसे समाज से आने वाली महिला आज सर्वोच्च पद पर बैठेगी, कितनी ये मतलब कितनी खुशी की बात है पूरे देश भर के लिए। और अपने राजनीतिक ये क्रांतिकारी क्यों है? जनता क्या सोचती है? जनता क्या सोचती है? यहाँ पर एक बुजुर्ग हमारे साथ है, उनसे पूछते हैं। ये बताइए अंकल जी, आप सबकी बात सुन रहे हैं, पूरी डिबेट सुन रहे हैं, आपको क्यों लग रहा है कि ये क्रांतिकारी है? क्रांतिकारी इसलिए है कि ये उसने समाज वो उस समाज से उठ करके वो अपने प्रयास से वहाँ तक पहुँची हैं। ऐसा नहीं कि उनको किसी ने पुश किया हो या किसी ने किसी का पीछा करते हुए वो वहाँ पहुँची हो। ठीक है, ठीक है, आप बताइए, कोई सवाल आपका है? वो ये कहना पूछिए। मेरा सवाल धर्मेंद्र जी से, हाँ, धर्मेंद्र जी से। हाँ, धर्मेंद्र जी आपसे सवाल है। हाँ। इन्होंने कहा कि मुर्मू जी विधायक रहते हुए, पार्षद रहते हुए अपने गांव में बिजली नहीं पहुंचाई।
मान लिया नहीं पहुंचाई, लेकिन इनकी सोच ये बताती है कि यूपी पूरी अंधेरे में है, सफाई इनका पूरा जगमगाता हुआ रोशनी से जगमगा रहा है। वो मुर्मू जी नहीं की हैं, वो अदर जगह पे गई है और बिजली दी है, लेकिन अपने गांव में नहीं दी तो कोई बात नहीं। ठीक है, ठीक है। तो कुल मिलाकर द्रौपदी मुर्मू जी का जो लंबा संघर्ष रहा है उसको देखते हुए जनता ये मान रही है कि उन्होंने अपने हिस्से का स्ट्रगल किया है, एक कड़ा संघर्षपूर्ण जीवन जिया और उसके बाद वो आज यहाँ तक पहुंची है। धर्मेंद्र यादव जी, इस बात का जवाब दीजिए। वो बुजुर्ग जो पूछ रहे थे उनकी बात साफ कह रही थी कि उन्हें किसी ने पुश नहीं किया, मतलब ना परिवारवाद है ना वंशवाद है, अपने बूते अपने दम पर संघर्ष करके ग्राउंड से उठकर एक महिला यहां तक पहुंची है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी अपने वंशवाद को राष्ट्रवाद बताती है। अब उससे अगर प्रेरित है मैं नहीं जान सकता। दूसरा जो सवाल था इनका, मैंने तो आप पर पूछा, आप भाजपा के वंशवाद पर क्यों चले गए? वो भाजपा से प्रेरित है इसलिए चला गया। मैंने तो कहा ही नहीं, मैंने तो आपके लिए सपा वंशवाद की तो बात ही नहीं करी मैंने। अब मैं दूसरी बात पे आ जाता हूँ, बिजली वाला। 2100 मेगावाट का बिजली उत्पादन समाजवादी पार्टी सरकार में 2012 से लेकर 17 तक हुआ था। और आज अगर ये बता दे, भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता नहीं है, पूरे 5 साल बीत गए, 100 दिन और बीत गए, अगर कोई एक पावर प्लांट पूरे उत्तर प्रदेश में लगा उसका नाम बता दे तो मैं बता दूंगा भारतीय जनता पार्टी ने बिजली के लिए काम किया। अच्छा, ये हर जगह बिजली पहुंचाते हैं, इतने करोड़ शौचालय बनाते हैं, आपके विधायक जहां जहां है उन सभी जगहों पर बिजली आ रही है, आपने पहुंचाई है, पानी मिल रहा है, सड़क पहुंची है, उनकी जगह पर अस्पताल है, स्कूल है, आपके विधायक जहां जहां हैं। हमारे जितने विधायक हैं, अगर हमारा कोई विधायक राष्ट्रपति बन गया तो उसके घर पर निश्चित रूप से पहुंची है। ठीक है, शिवम त्यागी वो कह रहे हैं हमारे विधायक जहां हमने काया पलट कर दी। देखिए, वो सर ने कहा ना कि वो सिर्फ और सिर्फ सैफई तक, सैफई नहीं सर, कन्नौज भी गई थी, ससुराल में भी बिजली 24 घंटा होती थी, बाकी यूपी में कहीं नहीं, बाकी कई यूपी में बिजली नहीं थी। ससुराल जाएंगे फिर शुरू हो गए, 10 सेकंड में बर्दाश्त कर पाते हैं, देखिए ये फिर शुरू हो गए। आजमगढ़ को क्यों छोड़ दिया? रामपुर भी ऐसे ही है। अब आजमगढ़ में जाके देखिए, अब 24 घंटे बिजली आती है। अब कहां से बिजली दोगे? सरकार ही नहीं आनी जीवन भर आपकी। अब बिजली देने लेने का काम गया आपका। बनारस में 24 घंटे बिजली आती थी, अम्बेडकर नगर में 24 घंटे बिजली आती थी, इलाहाबाद में 24 घंटे, ये सीटें आपके हाथ से निकल गई। गाजियाबाद में बताइए 24 घंटे आती है क्या? अभी एक मिनट, ये सीटें जो आप गिनवा रहे हैं आपके हाथ से निकल चुके हैं। शिवम त्यागी बात पूरी कीजिए। देखिए, पता नहीं इनकी 24 घंटे कहां आती थी, मैं भी इसी उत्तर प्रदेश में रहता था, मैंने तो 12 से 17 में कहीं 24 आ रही है। इनका ही नामकरण फिर से करके त्यागी रख दीजिए ना, इन्हीं को बोलना है। अब तो आ रही है ना, बता दीजिए ना, अब आ रही है, बता दीजिए क्या है। अभी गाजियाबाद में, अरे यादव जी आपका नाम आज से शिवम त्यागी, लेकिन अब बोलने तो दो कम से कम, बोलने तो दो। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, अगर बिजली आती, अगर महिलाओं को सुरक्षा होती, अगर गुंडे गैंगस्टर बदमाशों पे लगाम होती, अगर सड़कें होती, अगर खेती किसानी अच्छी होती, अगर ट्यूबवेल से पानी होता, अगर प्रदेश में पूरे प्रदेश में बिजली होती, सिर्फ सैफई और कन्नौज में बिजली ना होती, अगर गन्ने के पेमेंट्स होते, तो अखिलेश यादव बैठे होते योगी आदित्यनाथ जी की जगह। लेकिन आज योगी आदित्यनाथ जी हैं क्योंकि इन जैसे लोगों ने जो गुंडागर्दी, लूट मार, बलात्कार, हर चीज का बढ़ावा दिया, उसी वजह से तो विपक्ष में है। बाहर हो जाएंगे विपक्ष। एनसीआरबी के आग्रह पर आपस में मत लड़िए। मेरा सवाल अब दीपक झा जी से है। दीपक झा जी, ये बताइए, प्रधानमंत्री मोदी ने इन तरीकों से क्या भविष्य के लिए कांग्रेस के लिए राजनीति के मुद्दे ही खत्म कर दिए हैं? किन मुद्दों पर राजनीति करेंगे? देखिए, मुद्दे अभी सब कुछ तो खत्म कर दिया है उन्होंने एक एक करके। वाकई में मुझे भी लग रहा है मोदी जी कहीं देश को ही ना खत्म कर दें। महंगाई से सारी कंपनियां बिकी जा रही हैं देश में, अभी पता चला। तो सारा मतलब देश है तो जरूर ऐसी उम्मीद है। यहाँ फूल टपका रहे हैं क्या? इनको भी एक माइक दे दीजिए, इनको भी एक माइक दे दीजिए। ये भी लुलु लुलु करते रहेंगे। नहीं, इनको भी दे दीजिए। पब्लिक क्यों दूर होती गई आपसे? बोलने दीजिए। पब्लिक दूर होती गई, मोदी जी को मौका दिया। 10 साल मोदी जी का 9वां साल चल रहा है, तो ठीक है, 10 साल कांग्रेस ने राज किया, 10 साल मोदी जी। और अब आपको एक कंपेयर करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि मोदी जी ने क्या क्या वादे किए थे और क्या क्या उनके इरादे थे। लेकिन आपने महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी आपने कहा, आप जिसको, लेकिन ये सारे मुद्दे आप उठाते रहे। एक चुनाव नहीं जीते आप इस मुद्दे पर, मुझे बताइए। अगर लोकतंत्र के लिए बड़ी मतलब बात है तो जनता की मोहर तो उसी से मानी जाती है ना दीपक जी। नहीं, सुनिए, आप मोदी जी क्या है, आज राष्ट्रपति का चुनाव हो चुका, हम उस पर चर्चा कर रहे हैं क्योंकि मार्केटिंग गुरु है मोदी जी। हर चीज पे मार्केटिंग करते हैं। इनको पता है कि आदिवासी को भी जोड़ना है, जनजाति को भी जोड़ना है, दलित को भी जोड़ना है। समाज का सभी वर्ग जुड़ रहा है, उसमें मार्केटिंग कहां से आ गई जी? समाज का सभी वर्ग, राजनीति तो यही है, सबको मौका देना है, यही तो राजनीति है। हर वर्ग को रिप्रेजेंटेशन
पहले राहुल गांधी, राष्ट्रीय अध्यक्ष भी राहुल गांधी, प्रधानमंत्री भी राहुल गांधी, गृह मंत्री भी राहुल गांधी। अच्छा ये चर्चा अपने पड़ाव में, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। नहीं नहीं, शांत हो जाइए, सब शांत हो जाइए, सारे दीपक जी शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, क्योंकि अब मुझे डिबेट क्लोज करनी है। आप क्लोजिंग रिमार्क्स रहेंगे आप सभी के, अपनी अपनी बात आप लोग सम अप कर लीजिए। अंत में सवाल मेरा यही है, सबको मैं मौका दूंगी कि क्रांतिकारी है क्यों? मैं पहले इनका ही जवाब दूंगा। आपने सवाल पूछा इनसे कि आप कांग्रेस से जनता दूर क्यों हो गई। जब कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष बैंकॉक और इटली बैठा रहता है तो जनता वहां तक तो जाना अफोर्ड कर नहीं सकती, वो रहते ही नहीं देश में भाई। आप सुनिएगा 10 सेकंड और। सोनिया गांधी जी जब दिल्ली में बहुत ज्यादा पोल्यूशन बढ़ गया था तो गोवा चली गई थी। अब हमारी माताओं बहनों के पास तो ऐसी फैसिलिटी है नहीं, वो तो यहीं रहती है, हमारे नेता भी यहीं रहते हैं, तो जाहिर सी बात है जनता उन्हीं को चुनेगी। जहां तक बात राष्ट्रपति की है, मुझे लगता है अभी भी जो बीता सो बीता। पिछली बार का मैं आपको बता देता हूं, राहुल गांधी जी को तो राष्ट्रपति कोविंद जी से मिलने में करीब 6 महीने लग गए थे, श्रीमती सोनिया गांधी जी 8 महीने बाद मिलने गई थी। इतना तो सम्मान है इनके दिमाग में दलितों का। मेरी रिक्वेस्ट है कि कम से कम इस बार जल्दी चले जाएं और वो इस देश के प्रथम नागरिक होते हैं, उनका सम्मान करें। राहुल गांधी और सोनिया गांधी के अलावा इस देश में नहीं आएगा। महंगाई भ्रष्टाचार पे बात नहीं करेंगे, मुद्दों पे बात नहीं करेंगे। राहुल गांधी जी को अरे आपका जैसा बाद में बात, पहले आप इस पर तो अमेरिका ने वीजा भी नहीं दिया था, आज हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री को वीजा मिलता है अमेरिका का। राष्ट्रपति पर बोलिए, इस पर बात नहीं होगी, विषय से मत भटकिए, विषय से मत भटकिए। द्रौपदी मुर्मू जी की जीत क्रांतिकारी है या नहीं, इस पर राहुल गांधी के बारे में बोलिए। नहीं मैं उसके बारे में नहीं पूछ रही, मैं पूछ रही राहुल गांधी के बारे में। राष्ट्रपति पद पर द्रौपदी मुर्मू जी की जीत क्रांतिकारी है या नहीं? क्लोजिंग रिमार्क। पहले भी 2 कैंडिडेट लड़े हैं चुनाव और 2 में से एक की जीत होती थी। बीबी गिरी भी लड़े थे, वो 52% उनको वोट मिला था, उनके अपोजिशन में 48% उनको वोट मिला था। क्रांतिकारी है या नहीं? क्रांतिकारी नहीं है, हाँ या ना? नहीं, जिसके पास सत्ता था उन्होंने अपने कैंडिडेट बना लिया। क्रांतिकारी क्या है? प्रोफेसर धर्मेंद्र दलित और क्रांतिकारी है या नहीं? भारतीय जनता पार्टी जो क्रांतिकारी का ढोल पीट रही है, अभी इनके मंत्री दिनेश खटीक जी हैं, उन्होंने जल शक्ति मिशन में अपना चिट्ठी लिखा कि मेरा दलित होने के नाते कोई अधिकारी फोन नहीं उठाता, मेरा कोई काम नहीं करता। मतलब इनका भी यही ये इनका दलित है। कोई बात नहीं, इससे पहले जितना समय जो इससे पहले जो महामहिम राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी थे वो हिंदू भी थे और दलित भी थे। मंदिर में गए थे, सीढ़ी पे खड़े होकर पूजा करना पड़ा, उसके बाद एक दूसरे मंदिर में गए, गर्भगृह में धक्का मार के बाहर निकाल दिया गया पहले राष्ट्रपति को। तो आप मुझे बता दीजिए कि दलित राष्ट्रपति होने के बाद भी उसकी ये दशा रहेगी। धर्मेंद्र यादव, सवाल सुनाई दे रहा है मेरा, स्थिति बनेगी, सवाल सुनाई दे रहा है। ठीक है, समय खत्म। मार देने के लिए गेस्ट हाउस में घुस जाने वाले मुलायम सिंह यादव की पार्टी के प्रवक्ता क्या बोल रहे हैं? ये बताइए हमें, दलितों का सम्मान क्या होगा? ये बताइए। शांत हो जाइए, डिबेट खत्म हो रही, शांत हो जाइए। क्लोजिंग रिमार्क। आस्था जी, देश की प्रथम नागरिक का हमारी पार्टी स्वागत करती है, हम लोग बहुत खुश हैं। और जिस तरह का ये कारवा चल रहा है पक्ष विपक्ष के और सत्ता पक्ष के लोगों में, इसको तोड़ देना चाहिए, भ्रम तोड़ देना चाहिए। चूंकि आदिवासी समाज हमारे देश में 11 करोड़ की आबादी है, वो जीत हार का नुमाइंदगी तय कर देता है। तो ये देश देख रहा है कौन इनका विरोध कर रहा है, कौन पक्ष कर रहा है। ठीक है, गीता जी। जो पिछड़े वर्ग से आने वाले लोगों की जो आकांक्षाएं हैं उनको समझते हुए जिस प्रकार से द्रौपदी मुर्मू जी को प्रधान राष्ट्रपति का पद पे उन्हें नियुक्त किया गया है, इसका पूरा देश और समाज स्वागत करता है, सिर्फ कुछ कुंठित विचार वाले लोगों को छोड़कर। ठीक है, और चलिए जाते जाते पब्लिक की हाँ या ना भी लाना इंपॉर्टेंट है, और सवाल मेरा यही है कि द्रौपदी मुर्मू जी का राष्ट्रपति बनना क्रांतिकारी है या नहीं? यस और नो? आवाज नहीं आई। तो जनता ने भी अपना समर्थन दे दिया है और साथ ही सभी मेहमानों ने भी अपनी राय रखी। आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो देखिए, द्रौपदी मुर्मू जी का राष्ट्रपति बनना ना सिर्फ देश को एक बड़ा संदेश है, बल्कि खास तौर पर पश्चिमी देशों के लिए भी एक बड़ा मैसेज इसके पीछे छिपा है। ऐसे देश जहां पर अभी तक कोई महिला राष्ट्रपति नहीं बन पाई है, वो लोग या तो ब्लैक और व्हाइट या फिर कुछ ऐसी रेशियल बातों में आज की डेट में फंसे हुए हैं। तो आप सोचिए, देश के सर्वोच्च पद पर एक महिला आसीन होने जा रही है भारत के अंदर, और वो भी आदिवासी समुदाय से जुड़ी हुई। ये अपने आप में ऐतिहासिक है। इस चर्चा में इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी है, आप जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार।